अंधी साली, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, खाली बोझ है मेरी जिंदगी पर, मर क्यों नहीं जाती रे। ऐसा कहकर शराबी पिता ने नैना के गाल पर 2 थप्पड़ जड़े। डरी सहमी 12 वर्षीय वो अबोध बालिका हाथों के सहारे से चारपाई के नीचे जा छिपी। नैना जब पैदा हुई तो पिता ने अपनी किस्मत को कोसा, माँ ने भी खुद को बदकिस्मत बताया। अम्मा अबू ने कहा बजर पड़ जाए ऐसी किस्मत को। माता पिता की ख्वाहिश थी कि एक बेटा जरूर पैदा हो, आखिर कोई तो हो जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। इसी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में दलीप राम और मुरली देवी की लगातार 5 बेटियां पैदा हो गई थी। दोनों को पक्का भरोसा था कि इस बार जरूर बेटा पैदा होगा, लेकिन भाग्य पर आज तक किसी का वश चला है। छठे नंबर में भी बेटी ही हुई। भूरी भूरी खूबसूरत आंखों के कारण नाम रखा गया नैना। लेकिन जब नैना 3 साल की हुई तब नैना के माता पिता को पता चला कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। वे इसे गांव के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये सुनकर माता पिता को गहरा दुख पहुंचा। नैना के पिता खेती मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। बेटा ना होने का दुख के कारण उन्होंने पहले से ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी। शराब पहाड़ के लोगों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी किसी खांसी के मरीज के लिए होता है सिरप। शाम ढलते ही पहाड़ के लोग पहुंच जाते हैं किसी देशी विदेशी शराब की दुकान पर, या फिर अवैध रूप से बन रही किसी कच्ची शराब के अड्डे पर। पहाड़ी लोगों की इसी प्रवृत्ति का एक कहावत भी खासा चलन में है, सूरज अस्त पहाड़ी मस्त। नैना के पिता भी शाम ढलते ही मदिरा के नशे में धुत हो जाया करते थे। जब वो नशे में धुत होकर घर लौटते तो घरवाली और बेटियों को अनाप शनाप गाली बकते और उनके साथ मारपीट करते। पिता की इसी आदत से तंग आकर उनकी दूसरे नंबर की बेटी रीता पड़ोसी गांव के एक लड़के के साथ दिल्ली भाग गई। तब वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब से आज तक वो वापस नहीं लौटी। नैना की सबसे बड़ी दीदी का नाम गीता था। उसकी शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर की सीता थी। वो गांव के इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। चौथे नंबर की अनीता थी, जिसका 2 साल पहले निधन हो गया था। वो अपनी माँ के साथ घास काट रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पैर फिसल पड़ा। सिर में चोट लगने के कारण वो बच नहीं पाई। 5वें नंबर की थी मैना। वो भी गांव के इंटर कॉलेज में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि सबसे छोटी नैना इंटर कॉलेज में ही 7वीं कक्षा की छात्रा थी। सीता, मैना और नैना तीनों साथ ही कॉलेज जाती थीं। तीनों बहनों में अच्छा प्रेम था। नैना देख नहीं पाती थी, इसलिए मैना हाथ पकड़कर उसे कॉलेज ले जाती थी। बसंत ऋतु का मौसम था। नैना और मैना दोनों छुट्टी के बाद वापस घर को लौट रही थीं। कुहू कुहू की मधुर आवाज़ सुनकर नैना ने कहा, दी, ये चिड़िया कितना अच्छा गाती है ना। जितनी अच्छी इसकी आवाज़ है उतनी ही अच्छी ये दिखती भी होगी ना। मैना ने कहा, बहनी, ये कोयल है, गाती मीठा है, लेकिन दिखने में काली होती है। अच्छा, मैं दिखने में कैसी हूँ? नैना ने पूछा। तुम सुंदर हो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। पिताजी तो हमसे नाराज रहते हैं, कहते हैं अंधी काली कलूटी। पिताजी दुखी रहते हैं क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। अच्छा, क्या मैं उनका बेटा बन सकती? पागल, तुम कैसे बनोगी? तुम तो लड़की हो। लड़के क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। मैं भी बड़ी होकर पैसा कमाऊंगी। तुम कैसे पैसे कमाओगी? तुम तो देख नहीं सकती। हाँ, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी और वो सब करूंगी जो एक बेटा अपनी मम्मी पापा के लिए करता है। मैं बोझ नहीं बनूंगी किसी पर। अच्छा, हाँ, और तू मेरी मदद करेगी ना? हाँ, ज़रूर करूंगी। यूं ही बातचीत करते करते दोनों बहनें अपने घर की ओर चल दी। वैसे तो पहले से सीता और मैना दोनों बहनें नैना को पढ़ाती थी, लेकिन अब मैना नैना को और अधिक समय देने लगी। नैना पूछती और मैना उसका उत्तर बताती। जब मैना को याद हो जाता
तब नैना मैना से सवाल पूछती। इस तरह दोनों पाठ याद करती। नैना लिखने का भी खूब अभ्यास करती। इस तरह दोनों बहनें तमाम चुनौतियों से जूझते हुए जीवन की राहों को सुगम बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन नैना और मैना दोनों अपने आंगन में खेल रही थी। सहसा मैना के मुंह से निकल पड़ा, आहा, कितना सुंदर फूल है। वो नैना का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। चलो नैना, तुम्हें दिखाती हूँ। नैना गुलाब की पंखुड़ियों को छूने लगी। आहा, बहुत सुंदर फूल है और कोमल भी। गुलाब है ना दीदी ये? हाँ, पहचान लिया तुमने? मैना ने आश्चर्य प्रकट किया। दुनिया में और भी बहुत सी सुंदर चीज़ें होंगी ना? नैना ने जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ, नदियाँ, पहाड़, फूल, झरने, पशु पक्षी, तितलियाँ, खेत, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। मुझे बुरा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि तुम इन्हें नहीं देख पाओगी। तुमने मुझे बताया है इन सब के बारे में। मैं इन्हें देखने की कोशिश करती हूँ भीतर की आँखों से। भीतर की आँखों से? लेकिन मैं तो नहीं देख पाती भीतर की आँखों से। तुम बाहर की आँखों से देखती हो ना, इसलिए। अच्छा, मैं ना सोच रही थी आखिर भीतर की आँखें कैसी होती होंगी और उनसे कैसे देखते होंगे। समय गुजरता गया। मैना ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वही नैना 9वीं पास करके 10वीं कक्षा में जा चुकी थी। इसी बीच 12वीं पास करते ही सीता का विवाह भी कर दिया गया, क्योंकि नैना के माता पिता का मानना था कि बेटियां पराए घर की अमानत होती हैं, उनका जल्दी से जल्दी ब्याह कर देना चाहिए। वो तो मैना के लिए भी लड़का खोजने लगे थे, लेकिन उम्र में अधिक छोटी होने के कारण कोई लड़का उससे ब्याह करने के लिए राजी नहीं होता था। इधर मैना का मन बिल्कुल भी ब्याह करने का नहीं था। नैना और मैना दोनों पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ना चाहती थीं। नैना लगातार परिश्रम कर रही थी। उसके मन में हिंदी के अध्यापक का बताया एक ही दोहा दिन रात गूंजा करता था। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जगत पे सिल पर पड़त निशान। पहले नैना कॉपी में शब्द ऊपर नीचे लिख देती थी, लेकिन अभ्यास का परिणाम ये हुआ कि वो अब सीध में लिखने लगी थी। कॉलेज में भी कक्षा में बैठकर वो कुछ न कुछ लिखती रहती। कविता लिखने का उसे बहुत शौक था। उसकी लगन ने कॉलेज के अध्यापकों को भी आश्चर्य में डाल दिया था। कॉलेज में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दिन जब उसने अपनी स्वरचित कविता मन की आंखें सुनाई तो सब भाव विभोर हो उठे। पंख नहीं है फिर भी उड़ूंगी साहस के पंखों से, चक्षु नहीं है फिर भी देखूंगी मन की आंखों से। हाई स्कूल की परीक्षा में नैना प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। नैना की दीदी, सहपाठी, शिक्षक सभी खुश थे, लेकिन नैना के पिता अब भी यही कहते थे, फर्स्ट आ गई तो क्या हुआ, कौन सा घर संभाल रही है। जब तक इसका ब्याह नहीं हो जाने वाला ठहरा, तब तक मुझे चैन कैसे मिलने वाला ठहरा। अंधी को कौन ले जाने वाला ठहरा अपने घर। अपनी सारी घर कुड़ी जमीन जायदाद बेचकर भी देश नहीं चुका पाऊंगा मैं। ये सुनकर नैना की ईजा कहती, छी हाड़ी मर्दों, जितना होगा उतना देने की कोशिश करेंगे, टेंशन लेकर क्या मिलेगा। वैसे भी हमारे पहाड़ में दहेज का उतना रिवाज नहीं है जितना प्लान में है। गरीबी में आधा पैसा तो तुमने शराब पीकर ख़त्म कर दिया। ईजा बोझू की ऐसी बातें सुनकर नैना कहती, ईजा मैं ब्याह नहीं करूँगी, पढ़ लिख कर नौकरी करूँगी और आत्मनिर्भर बनूँगी। नैना के पिता ने शराब पीना तो नहीं छोड़ा, लेकिन बेटियों के बड़ी होने के कारण मारपीट करना छोड़ दिया था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह दोनों बेटियों का ब्याह कर देना है। ऐसा करते
ही उनका जीवन सफल हो जाएगा। दीदी के द्वितीय श्रेणी के इंटर पास करने के अगले ही वर्ष नैना ने भी इंटर पास कर लिया। इंटर भी नैना प्रथम श्रेणी से पास हुई थी। अब नैना को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी छोटी बहन एक दिन जरूर माँ बाप और गांव का नाम रोशन करेगी। इंटर करने के बाद माता पिता के मना करने के बावजूद नैना ने शहर के डिग्री कॉलेज में बीए की कक्षा में दाखिला ले लिया। वो अब बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। नैना के इंटर पास करते ही वो उसे भी अपने साथ शहर ले आई। नैना का उसने कॉलेज के संगीत विभाग में दाखिला करवा दिया था। वो अब मन लगाकर संगीत की शिक्षा ग्रहण करने लगी थी। नैना का हाथ पकड़कर उसे वाहनों भीड़भाड़ से बचाती हुई कॉलेज ले जाती और कॉलेज से कमरे तक वापस लाती। उसके लिए बाजार से कपड़े खरीद कर लाती, खाना बनाकर खिलाती। नैना बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभा रही थी और नैना भी दीदी की उम्मीदों पर खरी उतर रही थी। एमसी वर्ग से होने के कारण नैना को कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिलती थी। दोनों बहनें स्कॉलरशिप का उपयोग किताबें खरीदने और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करती। जिस माह पिताजी रुपए नहीं भेज पाते थे, उस माह दोनों स्कॉलरशिप के पैसों से ही काम चलाती थी। इस तरह दोनों बहनों ने संघर्ष करते हुए अपनी अपनी शिक्षा पूरी की। नैना के एमए फाइनल के एग्ज़ाम देने के दौरान ही उसका चयन डीएलएड के प्रशिक्षण हेतु हो गया था। वह कॉलेज के समीप स्थित डाइट से ही डीएलएड का प्रशिक्षण ले रही थी। उधर नैना ने भी संगीत से मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली थी। यद्यपि उसका अपना नेट उत्तीर्ण कर डिग्री कॉलेज में संगीत का प्रोफेसर बनना था, तथापि उसने गिटार वादन का प्रशिक्षण भी ले लिया था। एक दिन नैना कमरे में अपनी नज़र किताबों पर गड़ाए हुए थी। उसी समय नैना ने उससे कहा, दीदी, अगर तुम सहयोग नहीं करती तो मैं अपनी शिक्षा कभी पूरी नहीं कर पाती। तुमने मेरी बाहरी आँख बनकर हमेशा मुझे राह दिखाई। नैना ने कहा, अरे पगली, एक बहन दूसरी बहन का सहयोग नहीं करेगी तो और कौन करेगा? भले ही मैं तेरी बाहर की आँख बनी, लेकिन भीतर की आँखें तो तेरी ही थी। तेरे जज्बे और जुनून ने मुझे भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। सच कहूँ तो हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दी, जब तेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी? नैना ने अपनी समस्या रखी। अरे पगली, टेंशन ना ले, जॉब लग जाएगी तो मैं तेरे लिए ऐसी बाहरी आँखों की व्यवस्था कर जाऊँगी जो हर समय तुझ पर ही टिकी रहेंगी। नैना ने कहा। दीदी का इशारा समझकर नैना शर्मा गई और उसके होठों पर गुलाबी मुस्कान तैरने लगी। वक्त बीतता गया। आज नैना गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका पति भी गांव के ही इंटर कॉलेज में एलटी शिक्षक है। नैना भी डिग्री कॉलेज में संगीत की असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसे उसकी बाहरी आंखें भी मिल चुकी हैं। उसे डिग्री कॉलेज तक छोड़ने और वहाँ से वापस लाने का कार्य भी वे ही आंखें करती हैं। नैना को यद्यपि बाहरी आंखें मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसका मानना है कि मनुष्य को अपनी भीतर की आंखों को कभी धुंधला नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को उजाले की दिशा में यही आंखें ले चलती हैं। नैना की ख्याति शिक्षिका के अलावा एक गिटार वादक के रूप में भी थी। आज शहर के शरदोत्सव में उसका कार्यक्रम चल रहा है। नैना के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी पर भी हो रहा है। उधर गांव में नैना के माता पिता टीवी में नैना का कार्यक्रम देख रहे हैं। नैना गिटार बजाती हुई गीत गा रही है। भक्ति हो सच्ची तो हरि नाम मिल जाता है। अगर हौसले हो
तो हर मुकाम मिल जाता है। गीत सुनकर नैना के माता पिता भाव विभोर हो उठते हैं। नैना के पिता के बाहर की आंखों के साथ साथ भीतर की आंखों से भी आंसुओं की मोती छलकने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, एक परिवार की कहानी, एक बहनों की कहानी, एक बेटियों की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।